Good morning everyone, welcome to our YouTube channel MTS Tutor once again. Dear student, today we will learn and teach about the water, because water is a very necessary and useful element of the earth given by nature. Without water we can't survive, we can't live. Everything depends on water, because you can see every element, every parts, every living thing and non-living things made by water. Like in human body 70% water, on the earth's surface 70% water. So you can't left the importance of water. So today we will learn and teach and know about the water. So let's start our chapter water. Dear students, as you know, water's chemical bonding is H2O, like 2H2O H2 plus O2 means ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ आ रही है आपको कि अगर वाटर का जो फॉर्मेशन है वो H2O से मिलकर हुआ है, अगर हम वाटर को हीट करते हैं या किसी भी तरीके से उसको अगर हम तोड़ते हैं दो पार्ट्स में, तो उसके दोनों मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं दो पार्ट्स में H2 प्लस O2। इतनी बात समझ आई। मैंने एक बात कही अभी कि जो वाटर है ये क्या है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट, वाटर एक ट्रांसपेरेंट है ना, स्मेललेस, टेस्टलेस है ना, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, स्मेललेस है, इसमें कोई गंध नहीं होती, टेस्टलेस कोई स्वाद नहीं होता है ना, और क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है ना। ये कुछ है कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, यानी कलरलेस भी है। मीन्स कलरलेस। जो वाटर होता है इसमें ना तो स्वाद होता है, ना ही टेस्ट होता है, यानी ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है और ना ही कोई स्मेल होती है। देखिए मैंने ये जो वाटर की बात की है ना, ये कैसे वाटर की, प्योर वाटर की बात की मैंने, बात समझ आ रही है, प्योर वाटर। अब आप ये ना कहिए कि सर अभी क्या नाम है, किसी तालाब में, पॉन्ड में, कीचड़ में कहीं अगर वाटर है तो उसकी स्मेल आती है सर, या कीचड़ या नाली में या सीवेज की, तो बेटा वो इम्प्योर वाटर है, वो इम्प्योर वाटर है। या अगर आप सोच रहे हो तो सर जो ड्रिंकिंग वाटर आता है यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं है ना, इसमें सर इसमें स्मेल आती है, इसमें कलर है, इसमें टेस्ट है, तो बेटा वो सारी चीज़ें उसमें हम अलग से जो सब्सटेंस उसमें हम डालते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम जो शुगर पीते हैं, क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आपको पता होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है, क्या शुगर होती है, या शुगर होती है तो कैसी, आर्टिफिशियल शुगर होती है, आर्टिफिशियल शुगर है, बताइए, समझ आ रही है।
देखिए एक होती है नेचुरल शुगर, जैसे शुगर केन, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये ना ये सब क्या है, ये सब आपके शुगर है। लेकिन आर्टिफिशियल सुक्रोज जैसे साइक्लिन, साइक्लिन होती है, साइक्लिन बेटा ये शुगर जो नेचुरल शुगर होती है ना, इससे कम से कम 200 गुना ज़्यादा मीठी होती है। छोटा सा अमाउंट इसका, ये आर्टिफिशियल है, केमिकल के तरीके से या फिर लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो समझिए कि अगर हम जहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक आती है बनाने के लिए, पीने के लिए, उसमें हम कितना शुगर यूज करेंगे, जिस हिसाब से हम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसी साइक्लिन का यूज किया जाता है। बात समझ आ रही है? तो इसका कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही नहीं चाहिए, बात समझ आई? लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, अपनी अपनी पसंद है लोगों का, पी रहे हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपको वाटर का जो आपको तरीका बताया, जो प्योर वाटर है, ये वो। अब मैंने आपको अगर आपको मालूम हो कि वाटर का एक और रूप होता है जिसको कहते हैं D2O, इसको हम क्या कहते हैं, हैवी वाटर, इसको हम कहते हैं हैवी वाटर कहा जाता है। बात समझ आ रही है? D2O ये होता है हैवी वाटर, भारी जल, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है भारी जल। ये कहाँ यूज किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर जो न्यूक्लियर लेबोरेटरीज होती हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात मैंने की है, जहाँ पर परमाणु बम से, यानी परमाणु बम द्वारा क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। और परमाणु बम आपके मन में आ रहा था, परमाणु से बिजली बनती है, यस डेफिनेटली बनती है। कैसे बनती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो परमाणु बम होती है, इसमें देखिए जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर में दो तरह की एनर्जी निकलती है। एक विस्फोट होने के बाद, यानी जब उसमें विस्फोट होता है, और दूसरा जब वो आपस में संलयित होते हैं, यानी डिफ्यूजन के आधार पर, अगर उसमें डिफ्यूज हो रहे हैं, अगर वो दब रहे हैं, धमाका हो रहा है उसमें, तब होता है। ठीक है, इस प्रकार दो प्रकार के बम बनाए गए, एक परमाणु बम यानी न्यूक्लियर एटम बम, या हम कहते हैं एटम बम, और सेकंड होता है हाइड्रोजन बम। सेकंड है हाइड्रोजन बम। बात समझ आ रही है? न्यूक्लियर बम एंड हाइड्रोजन बम। अब आपको मैंने एक बार आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जो हमारी सन होती है, सन आप जानते हैं ना, सन, सूर्य, इसमें कौन सी एनर्जी यूज की जाती है, इसमें कौन सी एनर्जी, इसमें नाभिकीय संलयन, यानी जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में मिलते रहते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन बम में दो प्रकार मैंने आपको बताया, एक एटम बम, एक हाइड्रोजन बम। इसमें नाभिकीय विखंडन, यानी इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आपस में जुड़ रहे हैं, संलयित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दो तरीके आप जान लें, एटम बम और हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो इसके आधार पर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको हैवी वाटर की बात बताई D2O का, तो जब यहाँ पर नियंत्रित करके, क्योंकि हाइड्रोजन बम का जो विस्फोट होता है वो इस प्रकार होता है, जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है बेटा वो इस प्रकार होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन बम है, ये है ना, यूरेनियम है, यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल है, जो दगेगा तो इसमें 3 मॉलिक्यूल होंगे, फिर ये दगेगा, इसमें फिर 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, फिर ये दगेगा, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3। समझ रहे हैं? इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी जितने प्रकार के इसमें डिफ्यूजन होगा सारे में ये तब तक दगता रहेगा जब तक कि लास्ट मॉलिक्यूल समाप्त नहीं हो जाएगा। अब देखिए मैं एक ही लेकर चलता हूँ, तो इस प्रकार ये डिफ्यूजन होता रहेगा, ये तब तक होगा जब तक कि लास्ट मॉलिक्यूल दब ना जाए। तो क्योंकि ये नियंत्रित नहीं है,
ये अनियंत्रित तरीका है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। इसी को नियंत्रित कर दिया जाए तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक तो D2O और दूसरा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। D2O यानी हैवी वाटर, और इसको हम ड्यूटोरियम भी कहते हैं, ड्यूटोरियम, और ये हो गया ग्रेफाइट। तो इसका उपयोग करके हम जो है परमाणु बम को नियंत्रित तरीके से इसका हम जो है परमाणु भट्टी या परमाणु बम से बिजली बना सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि वाटर मिलता कैसे है। अब आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है मोस्टली रिवर, ओशियन, सी, पॉन्ड, लेक, है ना, इन सब जगहों पर मिलता है। ठीक है, रेन से भी मिलता है ना, आप जान ही रहे हैं। आइस में भी है ये, है ना, कोल्ड है ये। कोल्ड क्या है? फ्रीज। बात समझ आ रही है? तो वाटर इस प्रकार मिलता है। मैंने आपको एक बार वाटर साइकिल का भी मैं फिगर बताया था, देख लेते हैं। वाटर साइकिल मान लीजिए, सपोज करिए ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे भी करके क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, वाटर वेपर बन गया। अब यहाँ पर जाएगा तो क्लाउड, क्यों? यहाँ पर क्या बन रहा है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, है ना। और ये जो आपका वेपर बन रहा है, यहाँ पे सनलाइट पड़ी रही है ना, सनलाइट में पड़ेगी तो क्या होगा? ये हीट होगा, हीट होगा तो वेपर में बदलेगा, वेपर जाएगा कंडेंसेशन होगा। ठीक है, जितने भी वाटर वेपर है। अब ये समझ लीजिए कि वाटर का मतलब कोई नहीं है, किसी ये वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये वाटर बॉडीज है बेटा, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है? सी या ओशियन, बस समझ रही है। ज़्यादातर क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे अर्थ पर अगर 70% वाटर है, तो जिसमें से मान के चलिए आपका 5 क्या है? ओशियन है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। बाकी लेक है, सी है ना, बेस है, ये है। तो उसके पश्चात क्या होता है? यहाँ जब बादल बन गया, क्लाउड, क्या बन गया? क्लाउड बना। और जब क्लाउड बनेगा तो क्या होगा? रेन। अगर ये लैंड इलाका है, लैंड है, यहाँ पे हो सकता है रिवर हो, है ना, पॉन्ड हो, उसके बाद लेक हो, कुछ भी जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये रेन हो रही है ना, ऐसे ये वाटर ही है। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए ये तो सबसे लोअर वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट। लेकिन अगर मान लीजिए हम माउंटेन वाला पार्ट होता ऐसे, ये माउंटेन वाला आ गया, है ना, माउंटेन अगर आया तो माउंटेन क्या बनेगा? रेन रहेगा? रेन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ क्या है? कम है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो पिघलेगा ही, मतलब जमेगा नहीं, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर कम है, तो जो आपका मेल्ट होना चाहिए था क्या हो गया? फ्रीज हो गया। और जब फ्रीज हो गया तो आइस भी चेंज हो गया। इसीलिए माउंट की जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन की जो पीक्स होती हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं? आइस से क्या होती है? कवर्ड होती है, कवर्ड होती है। आप समझ आ रही है? आइस से कवर्ड होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज पर सन की लाइट पड़ी, है ना, सन की लाइट पड़ी, वो क्या हो गया? हीट हुआ, हीट से वेपर में बना, वेपर से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा संघनन यानी क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा। जब हैवी वाटर हो जाएगा तो वो क्या होता है? बारिश होती है। अगर वो माउंटेन वाले इलाकों पर गिर रहा है, क्योंकि माउंटेन इलाकों पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यानी माइनस में होता है, या जो है 0 डिग्री के आसपास होता है,
इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी जो बारिश की बूंदें होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं आइस की बूंदों में, वो जम जाती हैं। अगर लैंड के इलाके में आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यानी लैंड वाले इलाकों में रिवर, पॉन्ड, लेक, वहाँ पे पानी बरसता है और फिर ये पुनः बहते हुए जाके कहाँ मिल जाती हैं, ओशियन में मिल जाती है या सी में मिल जाती है। जैसे आपकी इंडिया में कि गंगा नदी बहती हुई कहाँ जाके मिलती है, इंडिया बंगाल में। तो इस प्रकार आपका वाटर साइकिल स्टार्ट होता है और सेम यही प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। बात समझ नहीं, सनलाइट बड़ी मेल्ट हुआ, फिर आगे कंडेंसेशन हुआ, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे से इसको मैंने आपको रफली बताया है, आप अच्छे से इसको अपनी फिगर कॉपी में फिगर बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका वाटर साइकिल हुआ, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, इसी को कहते हैं जल चक्र, इसको कहते हैं जल चक्र। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं अगर हमें, तो मैंने आपसे कहा कि अगर 70% वाटर है तो पूरे अर्थ पर अगर 70% वाटर रहता तो जरूरी नहीं है कि 70% वाटर हमारे यूज का हो। अब इन 70% वाटर में 97% करीब करीब आपका सी वाला वाटर है, यानी साल्टी वाटर, साल्टी वाटर है। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। अब जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी की मैंने बात की, तो मैंने आपको बताया कि 100% अगर वाटर है पूरे अर्थ पर, है ना, 70% तो मान लीजिए पूरा 100% आ गया, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया है कई बार कि इतना पार्ट ये क्या है, लैंड है, बाकी क्या है, वाटर। और पूरे अर्थ का जो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कितना है, 51 करोड़, जिसमें से 36 करोड़ क्या है आपका वाटर, 15 करोड़ आपका क्या है लैंड। अब इस लैंड में क्या आएगा आपका, इसी लैंड में आपका जो है बेटा, इसी लैंड में आपका माउंटेन, डेजर्ट, माउंटेन, डेजर्ट, इसी में क्या आएगा प्लेटू, है ना, प्लेटू हो गया। और इसी में आपको माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू या और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, है ना। ये सब इसी 15 करोड़ में आएंगे। और इसी में सबसे बड़ी बात आपका जो मोर देन 200 जो आपकी कंट्रीज हैं वो भी आती हैं बेटा। अब आप सोचिए कि पूरे अर्थ पर कैसे मेंटेन हुआ है ना, कि यहाँ पर जो आपका 100 है, अब जैसे मोर देन 200 मैंने कहीं बेटा, तो आपका यूएन में अगर आप देखा जाए, यूएन की अगर मैं बात करूँ तो 193 कंट्रीज में लिस्टेड हैं, लिस्टेड। तो यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, लेकिन क्या जरूरी इतनी कंट्रीज हों, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएन में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो इस समय धरती पर यानी वर्ल्ड में मौजूद हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है। तो ये आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात मैंने की। तो मैंने आपसे कहा कि 97% करीब करीब आपका कैसा वाटर है, सी में, सी ओशियन है। उसके पश्चात क्या है, देखिए ये 97.2 करीब होगा, है ना, 97.2 करीब, ठीक है। तो 97%, अब बच रहा 3%। तो इसमें बेटा जो 2% करीब है ये आपका आता है आइस के रूप में, ठीक है। आइस का एक एरिया जो आपके माउंटेन, माउंटेन पीक्स पर है। अब बच रहा है करीब करीब 68% करीब करीब आपका होगा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर।
ठीक है। उसके पश्चात बेटा ये 0 है, ठीक है। उसके बाद 0.09% करीब करीब आपका क्या होगा, फ्रेश वाटर लेक, या फ्रेश वाटर जो है फ्रेश वाटर लेक होती है, फ्रेश वाटर लेक, है ना। मतलब कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि मोस्टली जो है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 97% अगर आपका क्या है, साल्टी वाटर है, साल्टी वाटर है, तो 3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसमें आपका 2% तो ये आइस हो गया, है ना। 2% आपका आइस हो गया। अब बच रहा है 1%, है ना। यही आपका क्या है, ग्राउंड वाटर, या कह सकते हैं फ्रेश वाटर। अब आप सोचिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है वो 100% कहने के लिए तो है, बट 97% आपका साल्टी वाटर है, और जिसमें वैल्यू मान सकते हैं 97.2%, 2% आपका आइस का है, 0.68% ग्राउंड वाटर, 0.009% आपका फ्रेश वाटर, यानी ऐसे ही आपका जो आपका लेस होता चला जाएगा। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अगर डायरेक्टली बात करें तो 97% आपका साल्टी वाटर आ रहा है, और 3% आपका फ्रेश वाटर, जिसमें से 2% आपका आइस हो गया, बचा 1%। तो ये 1% क्या है, ये लेस देन 1% होता है, करीब करीब जो है ये आपका जो ये 2.3 करीब होता है, ठीक है। अब मैंने आपको इसलिए 1% बताया क्योंकि ये जो डेटा होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं बेटा। ये डेटा तो नहीं घटता बढ़ता, बट ये आइस वाला घटता बढ़ता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, स्नो को। मान लीजिए सपोज करिए कभी स्नो फॉलिंग नहीं हुई, तो आपका जो वाटर है वो मेल्ट हो जाएगा ना, जो मीन्स जो आपका आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विडी में, लिक्विडिटी आ जाएगी वहाँ पे। जो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बहता हुआ नदियों के सहारे कहाँ जाएगा, ओशियन में, कैसे वो मिक्सअप हो जाएगा आपस में, उसी में मेल्ट हो जाएगा। तो ये आपका वाटर बॉडीज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम आगे देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने अगर हमने वाटर की बात की है तो वाटर बॉडीज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताया था, ये क्या है आपके, ओशियन। कितने हैं, 5, है ना। कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सादर्न, ये हो गया आर्कटिक। ओशियन, ओशियन, है ना। ये क्या है, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। ये क्या है आपका, ये सबसे बिगेस्ट ओशियन है, सबसे बिगेस्ट। बात समझ आ रही है। ये ऐसा है जो किसी कंट्री के नाम पर है इसका, ठीक है। है ना। ये ऐसा पहला कंट्री ओशियन है जो जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है। ये सादर्न ओशियन जो है ये बेटा आपका अटलांटिक अंटार्कटिका के पास है। तो आप इसको हम अगर हम चाहें तो फ्रोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जमा रहता है, जमा ये भी रहता है। ये वाला क्या नाम है, अटलांटिक वाला भी जम जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आर्कटिक हो गया। ये वाला जो सादर्न में है, इसकी बात मैं करूँगा, ये जाएगा आपका सादर्न हेमिस्फीयर में। सादर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ पर आएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये वाटर बॉडीज की बात की, मैंने पैसा पढ़ा है बेटा, पैसा ये फार्मूला है, इसको याद करके रखिएगा। ओशियन को याद करने का सबसे आसान तरीका PAISA यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये सादर्न ओशियन, और ये आर्कटिक ओशियन। ये सबसे बड़ा है यानी बिगेस्ट ओशियन है, ये बिगेस्ट ओशियन है, किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ ओशियन, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये स्मॉलेस्ट ओशियन सबसे छोटा, और कहाँ पर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कुछ आप इसको जानते रहिए कि हमारा जो ओशियन है, मैंने आपको ओशियन बताया, फिर मैंने आपको सी बताया। मैंने आपको सी बताया है। एक बात और बेटा, नोट में आप लिख सकते हैं कि 22 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे। कौन सा? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और मैंने आपको ये भी बताया था 22 अप्रैल, ये मार्च है, ये अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। और एक मैंने और बताया था 22 में वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं बेटा, ठीक है। ये कुछ आप जानते रहिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, या तो सीरियल में है तो मंथ बदलिए, आपका बढ़िया आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 22 मार्च वाटर आया, 22 अप्रैल अर्थ आया, और 22 मई को डाइवर्सिटी। अब देखिए इसको हम इसको मतलब स्टोरी में माध्यम कैसे हम रखेंगे। सपोज करिए हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल है तो सौरमंडल एक प्रकार का फैमिली हो गया, घर हो गया, परिवार हो गया। तो सपोज कर सकते हैं, कैसे मानेंगे इसको, हम इस तरह मानेंगे कि सपोज करिए कि जो आपका 22 मार्च है, 22 मार्च को जल आता है, जल है ना, तो जल आता है तो उसके एक महीने बाद जल के यहाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी नामक एक कन्या ने जन्म लिया। पृथ्वी नामक एक कन्या ने जन्म लिया, और जब कन्या ने जन्म लिया तो धीरे धीरे वो बढ़ती रही, और एक महीने बाद उसने बहुत सारी विविधताएं, उसके अंदर बहुत सारी विविधताएं नजर आने लगी। तो इस प्रकार आप 3 चीज याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सौरमंडल में क्या आता है, जल आता है। सौरमंडल में जब जल आया तो जल आने के बाद वहाँ उसका जल के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। जन्म के बाद एक महीने बाद उस जो पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी पैदा होने के पश्चात उसके अंदर एक ही महीने के अंदर इतने ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आ गए कि जैव विविधता, डाइवर्सिटी नजर आने लगी, उसके अंदर बहुत सारी विविधताएं नजर आने लगी। तो इस प्रकार कहानी स्टोरी आप बना सकते हैं कैसे भी तरीके से, ऊट पटांग स्टोरी बने, अच्छी स्टोरी बने, तो लोग आपके पास माइंड में बैठना चाहिए कि 22 मार्च आया, पहले वाटर आया, वाटर बाद 22 अप्रैल को अर्थ आया, और 22 मई को आपका जो है डाइवर्सिटी हो गया। 7 अप्रैल को मैंने आपको बहुत सारी मैंने बताई बात। 7 अप्रैल क्या होता था, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, ये भी मैंने बताया। अगर जून की बात कर लेते बेटा तो 14 जून होता है ना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है ना। अभी 11 जुलाई हुई है, 11 जुलाई क्या होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया गया अभी हाल ही में 11 जुलाई को। तो इस प्रकार बेटा आप जान सकते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 7 अप्रैल, 14 जून या 11 जुलाई,
तो आप कुछ जानते रहिए, पहचानते रहिए बेटा, ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक। हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला चैप्टर पढ़ेंगे वेव्स एंड टाइड्स के बारे में। ओके, तो बच्चों थैंक यू सो मच। और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए और अपने टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, वंस अगेन।